नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट में देखिए इस समय एक अलग सा मूव चल रहा है। हमने देखा कि 22,000 के आसपास निफ्टी ने लोज बनाए, उसके बाद से वन साइडेड रैली देखने के लिए मिली अप्रैल के बाद, और अब हम 25,500 और 26,000 की दहलीज पे लड़ाई लड़ रहे हैं। 25,000 26,000 इसी रेंज में अब काम हो रहा है। लेकिन क्या ये डिसाइसिव लेवल्स हैं? क्या ये ऐसे लेवल्स हैं जहां से कि हमें लॉन्ग टर्म अभी भी प्लान करना चाहिए? किस तरह से हमें अपनी पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग करनी चाहिए? इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर दिवम शर्मा, फाउंडर एंड फंड मैनेजर ऑफ ग्रीन पोर्टफोलियो। 1,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड मैनेज करते हैं। दिवम जी, हाय, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड आफ्टरनून विवेक जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। माय प्लेजर सर। दिवम सर, इस समय देखिए मार्केट में आप तो बहुत एक अच्छा खासा कॉर्पस मैनेज करते हैं। इस समय मार्केट में लोगों के दिमाग में ये आ रहा है, जिन लोगों ने एक फोमो वाली फीलिंग है कि 22,000 से फिर 25,000 हुआ। हर बार ये फीलिंग ऐसा होता गया ना, 22,000 पर जब भी हम मार्केट पर लोस के आसपास होते हैं तो इतनी ख़राब खबरें होती हैं, और जब मार्केट हाइस पर होता है तो ख़राब खबरें आती हैं और वो डाइजेस्ट हो जाती हैं। हमने भारत पाकिस्तान देख लिया, हमने ईरान इजराइल देख लिया, लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज़ को टस से मस नहीं किया। सर, अब क्वेश्चन यही उठता है कि क्या ये ठीक लेवल्स हैं 25 से 26,000 की रेंज में एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए? देखिए, ये जो मार्केट है, हम जैसे सितंबर से हमने देखा, एक हम उसके बाद एक हमने सितंबर के बाद से एक हमने करेक्शन देखी मार्केट में। एफआईआई की काफी बिकवाली आई। और अभी हम जिस तरीके से देखा हमने कि अप्रैल के बाद से काफी सारी खराब खबरें आई, बट मार्केट ऊपर जाता गया। तो आई थिंक मार्केट एक बहुत साइकोलॉजी का फैक्टर प्ले करता है। और अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम जी। सितंबर में चालू हुए तो क्या हुआ कि काफी सारे इन्वेस्टर्स बहुत ही पॉजिटिव थे मार्केट को लेके, और वो कॉन्टिन्यूअसली टॉप अप कर रहे थे। नवंबर, दिसंबर, इवन जैन फेब में भी काफी लोग टॉप अप कर रहे थे। बट अब ये जो सारी खबरें आई, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, तो उसके बाद काफी लोगों ने अपने जो एसआईपी प्लान्स हैं वो रोक दिए। तो एक तरह से एक थकावट है रिटेल निवेशकों में, और उनको एक एंजाइटी है, आप कहें तो, कि आगे मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। बट अगर आप मार्केट को देखें ऑन दी कॉन्ट्ररी, तो मार्केट हमेशा जो हम नॉर्मल एक हम एक नॉर्मल एक जो अनुमान लगाते हैं, उससे अलग चलता है। तो जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में, मार्केट ने ऑपोजिट बिहेव किया। टैरिफ वॉर लगा, हम इंडिया ने काफी अच्छा इंडियन मार्केट्स ने किया। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, मार्केट्स ऊपर गए। इसराइल ईरान वॉर हुई, मार्केट्स ऊपर गए। हालांकि डेफिनेटली रिटेल निवेशक एक तरह से थोड़े से लैगार्ड हैं इस पॉइंट इन टाइम पे डायरेक्टली इन्वेस्ट करने में। बट देखिए, अगर आप ओवरऑल समझेंगे तो विड्रॉल्स नहीं है। म्यूचुअल फंड में इनफ्लोज कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं। तो विड्रॉल नहीं है, बट हाँ, एक एक थोड़ा सा एंजाइटी है, नर्वसनेस है मार्केट में रिटेल निवेशकों की, जिसके चलते लिक्विडिटी की थोड़ी सी कमी है मार्केट में। बिल्कुल सर। दो तीन चीज़ें जो कि अब 9 जुलाई तक चीज़ें आएंगी, क्योंकि अमेरिका को बहुत सारी ट्रेड डील्स करनी है। वियतनाम के साथ वो कर चुके हैं, चाइना के साथ उन्होंने अनाउंस किया कि हमने एक ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, ब्रिटेन के साथ भी उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, और भी अभी कुछ देशों के आने, उसमें इंडिया का नाम भी रहता है। सर, ये जो ट्रेड टैरिफ वाला एटमॉस्फेयर है, ये 9 जुलाई को आपको लगता है कि ये एंड हो जाएगा, या अभी यहाँ से और कहानी बननी है? डोनाल्ड ट्रंप और एग्रेसिव हो जाएंगे और थोड़ा दुनिया को और डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि जब से आए हैं, जब से डिस्टर्ब तो काफ़ी कर दिया। लोगों के मिड कैप स्मॉल कैप शेयर नहीं चल पा रहे। ठीक है, लार्ज कैप सड़क के आ गए, सर लोगों की शिकायत भी है ये कि जो लार्ज कैप शेयर्स हैं वो तो थोड़ा रिकवर होकर 25,000 की लेवल में आ गए हैं, लेकिन उनके मिड कैप शेयर नहीं रिकवर हुए। क्या लगता है सर?
देखिए, ये जो ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है, या ये ओवरऑल जिस तरीके से हम एक रीअलाइनमेंट में जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन से बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ हम जो जा रहे हैं, ये एक बिगनिंग ऑफ अ ट्रेंड है। और ये कॉन्टिन्यूसली ये आगे और इवॉल्व होगा। तो डेफिनेटली हम एक शॉर्ट टर्म एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जब हम कुछ एक ट्रेड एग्रीमेंट्स करेंगे विद सम कंट्रीज, या यूएस कुछ कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करेगा, तो इसमें इनिशियली एक अल्प विराम लगेगा। बट जो ट्रेंड है, ये बिगनिंग है इसकी, और ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। और हमें ऐसा लगता है कि ओवरऑल काफी कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड को या तो रेस्ट्रिक्ट करेंगी या बढ़ा देंगी। तो हम अगर आप इंडिया का भी रुझान देखें पिछले, और ये आज से नहीं, पिछले कुछ सालों से चल रहा है, इंडिया पिछले कुछ सालों से कॉन्टिन्यूसली बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहा है। एक ये जो रुझान है, एक ये डी डॉलराइजेशन की भी हम तरफ जा रहे हैं, जहां पे हम ये देख रहे हैं कि इंडिया जैसे वर्ल्ड जो ट्रेड करता था उसमें यूएस डॉलर का यूसेज करता था, हम वहां पे उससे मूव ऑन करके अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो जो ग्लोबलाइजेशन था उससे हम मूव ऑन कर रहे हैं। तो इस डिसरप्शन से डेफिनेटली मार्केट्स इंपैक्ट होंगे, डेफिनेटली हमारी कंपनीज इंपैक्ट होंगी। एज ऑफ नाउ हमें जो लग रहा है, काफी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि हालांकि ओवरऑल ग्लोबल फैक्टर्स देखें तो थोड़ी सी नर्वसनेस है डेफिनेटली, बट हमारी खुद की कंजम्पशन काफी अच्छी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग काफी अच्छी है, और पैसा भी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का रेगुलरली आता रहता है मार्केट में, प्लस फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो हैवी सेलिंग है वो हो चुकी है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास और ज्यादा ऑप्शंस नहीं है इंडियन मार्केट्स के अलावा। तो पैसा कॉन्टिन्यूसली आएगा, आ रहा है, हमारे मैक्रो फैक्टर्स, डोमेस्टिक मैक्रो फैक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। और ये जो ओवरऑल जो रीअलाइनमेंट है ग्लोबल ट्रेड में, इससे पॉजिटिव हमें फीलिंग आ रही है। रही बात स्मॉल कैप और लार्ज कैप की, देखिए लार्ज कैप में भी इस पॉइंट इन टाइम पे हमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे दिख रहे हैं, इनफैक्ट लार्ज कैप हमें कई सारे बहुत अच्छे दिख रहे हैं इस पॉइंट इन टाइम पे, जहां पे वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल हैं, और ये बड़ी कंपनियां हैं जो ऐसे चेंज इन ट्रेंड्स में फायदा उठाती हैं। तो लार्ज कैप्स में बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बन रही है, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, बट सेलेक्टिव बेसिस पे। तो स्मॉल कैप में आप अगर निवेश करना चाहते हैं, तो देखिए जब डिसरप्शंस होती हैं तो उनकी कंपनीज पे इम्पैक्ट भी उसी लेवल का पड़ता है। तो अगर हम उसमें निवेश कर रहे हैं तो हमें लगता है कि उसमें हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए और उस पे एक्स्ट्रा रिसर्च करनी चाहिए। तो वो टाइम डेफिनेटली नहीं है जहां पे आप कुछ भी खरीदेंगे और मार्केट बहुत अच्छा करेगा। कुछ पॉकेट्स डेफिनेटली थोड़ी सी जी। एक्सपेंसिव लग रही हैं, बट स्मॉल कैप मिड कैप में भी पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे हम वर्ल्ड में रीअलाइनमेंट करेंगे तो हमारी कई डोमेस्टिक कंपनियां जो स्मॉल कैप मिड कैप हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगी, या वो डोमेस्टिक जो इंपोर्ट्स होते थे, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन को केटर करते थे, वो हमारी लोकल कंपनियां केटर करने लग जाएंगी। तो उस तरीके से हमें लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है आगे आने वाले समय में, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचें कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनेगा, तो उसके चांसेस कम है, क्योंकि वॉलिटिलिटी डेफिनेटली रहेगी और अनसर्टेनिटी डेफिनेटली रहेगी। बिल्कुल। तो शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर्टेन लार्ज कैप्स अच्छे वैल्यू पर मिल रहे हैं आपको, मिड कैप स्मॉल कैप में भी मौके हैं। सर एक चीज़ और जिससे इंडिया थोड़ा डरता रहा है, वो है क्रूड ऑयल। ओपेक की मीटिंग भी होने जा रही है 6 को। हालांकि वो प्रोडक्शन लेवल बढ़ाते ही जा रहे हैं, लेकिन बार बार ये जो ईरान का मसला आ जाता है सर पर, जो कि एक बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, और उसकी वजह से हमने देखा भी था कि वहाँ पे करीब 4 मिलियन बैरल पर डे का उनका प्रोडक्शन है। हालांकि एक्सपोर्ट वो ज़्यादा नहीं कर पाते ड्यू टू सैंक्शंस, लेकिन उनका एक जो बड़ा चंक है वो चाइना ही खरीद लेता है, और चाइना एक बड़ा कंज्यूमर भी है क्रूड ऑयल का। अब क्रूड ऑयल से डरने की ज़रूरत है जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, या अब नहीं है? देखिए, अगर कोई वॉर सिग्निफिकेंट लेवल पे एस्केलेट करती है, देखिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे इसराइल और ईरान की वॉर रही, इंडिया पाकिस्तान की वॉर रही, हमें ऐसा लगता है कि
ये एंड नहीं हुई है और इसमें अभी कुछ पहलू और बाकी हो सकते हैं। अगर वॉर एस्केलेट करती है और वो न्यूक्लियर की तरफ जाती है या किसी वो कॉमन जो पब्लिक है उनको टारगेट करती है, तो वहां पे पैनिक मचेगा और वहां पे डेफिनेटली जैसे ईरान के पास कुछ कुछ हथियार हैं जो जिससे वो क्रूड ऑयल को एक तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं उसके प्राइसेस को, तो वहां पे डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। तो हमें लगता है कि देखिए सिचुएशन तो वॉलेटाइल रहेगी और अगर कुछ एस्केलेशन दिखता है तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल काफी तेजी से बढ़ सकता है। बट अगर आप डिमांड सप्लाई के फैक्टर से देखें या अगर आप कोई और फैक्टर से देखें तो उसमें कोई बहुत ज्यादा अभी फॉर नाउ कोई बहुत चेंज नहीं दिख रहा है। बट एक और भी चीज है कि अगर चाइना अगर ईरान से तेल खरीद सकता है और आज की डेट में यूएस ईरान से भी रिश्ते बना रहा है, तो ऐसी कोई कहना गलत नहीं रहेगा कि इंडिया भी ईरान से तेल खरीद सकता है। तो इंडिया भी अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। इंडिया ने कुछ ऑयल के फील्ड्स भी मिले हैं इंडिया को अंडमान के अराउंड। सो डेफिनेटली एक चेंजिंग वर्ल्ड है। बट अगर कोई स्पाइक आता है बहुत सिग्निफिकेंट, तो वो टेम्परेरी ही रहना चाहिए एज पर अस। ठीक है। कमिंग बैक टू द मार्केट सर, क्योंकि अब लोगों को मैक्रो लेवल ठीक है थोड़ा बहुत वो देखना पसंद करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो पैसा ही कमाना पसंद करते हैं। आपके पोर्टफोलियोज में भी आप काफ़ी पढ़ते होंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्लाइंट आपसे यही पूछता होगा कि सर रिटर्न कितना है मेरा। वो बाकी सारी कहानियाँ वो छोटी सी आपसे पूछता होगा कि सर युद्ध वुद्ध से कोई डरना तो नहीं है, पैसे निकालने तो नहीं है। सर अभी 2024 से जो हमने सितंबर से, आपने भी बताया हमने भी देखा इनफैक्ट कि सितंबर से एक सेल ऑफ था, जहाँ से कि एफआईज की एक तेज सेलिंग भी आई थी। और पिछले 6-8 महीने में आपने अपना वेटेज कहाँ बढ़ाया, किन सेक्टर्स में बढ़ाया, और आप अगले 1 या 2 साल 3 साल जो भी आप एक स्टोरी लेकर चल रहे हैं वो किन सेक्टर्स पर बुलिश हैं? देखिए, एक तो हमें जो ट्रेंड जो मेजर एक हमें अभी कैप्चर होता हुआ दिख रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग। तो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि एक लड़ाई डीग्लोबलाइजेशन की है, क्योंकि एक लड़ाई आपके खुद के मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स को बढ़ावा देने की है, तो जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स है उनकी वैल्यू बढ़नी चाहिए आने वाले सालों में। तो हमें ऐसा लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी जो भी वैल्यूएशन है, जो ग्रोइंग स्टेज की कंपनीज हैं जो केपेक्स कर रही हैं, जो विजिबिलिटी देख रही हैं अपने ग्रोथ की, तो उन एसेट्स की वैल्यूएशंस जो हैं, जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैं, वो बढ़ने चाहिए आगे आने वाले समय में। तो हमारा काफी हद तक फोकस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। दूसरा, हमें ऐसा लगता है कि डिफेंस, देखिए जैसे जिस तरीके का ओवरऑल सिनेरियो है, कई विशेषज्ञ ये भी बोलते हैं कि हम एक वर्ल्ड वॉर की तरफ भी और जा सकते हैं, या एक नर्वसनेस मार्केट में डेफिनेटली रहेगी। अगर आपकी वॉर खत्म भी हो गई है तो भी आप अपने जो डिफेंस की स्पेंडिंग है उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपकी वॉर हो रही है या होने वाली है तो भी आप अपनी डिफेंस की स्पेंडिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो एक डिफेंस की स्पेंडिंग के ऊपर काफी फोकस रहेगा और हमारी डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उसको लेकर डिफेंस में काफी फोकस है। तो उस तरीके के हम ऑर्डर्स भी आते हुए देख रहे हैं हमारी काफी सारी डिफेंस की कंपनियों को, तो हमें वहां पे काफी अच्छा एक आउटलुक दिख रहा है। इसके अलावा देखिए, जो ओवरऑल लड़ाई है बिजली पानी की, उधर भी हमें लगता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज निकल सकते हैं। देखिए डेफिनेटली बिजली एक शॉर्ट सप्लाई में है और रहेगी। जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ रही है, जिस तरीके से डेटा सेंटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और पर्सनल डोमेस्टिक कंजम्पशन है, तो जिस तरीके से एक रिपोर्ट भी मैंने देखी 2035 तक हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 3 गुना हो जाएगी। तो पावर, इसी तरीके से वाटर,
इसके अराउंड अगर कोई कंपनीज काम कर रही हैं पावर जनरेशन ट्रांसमिशन के अराउंड या वाटर क्लीनिंग या उससे अराउंड, तो वो वहां पे भी हमें काफी अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। एक हमें लार्ज कैप्स में कुछ लार्ज कैप सेलेक्टिव हैं जहां पे वैल्यूएशंस बहुत चीप है और वो कंपनियां कम से कम 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाती हैं, बड़ी कंपनियां हैं। एक वॉलेटाइल मार्केट में ऐसी कंपनियां ज्यादा अच्छे से कंसोलिडेट करती हैं और इवन ग्रो करती हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज होते हैं। तो कुछ ऐसी इसी तरीके से कुछ सेलेक्टिव लार्ज कैप जो अच्छी वैल्यूएशंस पे मिल रही हैं, वहां पे भी हमारा काफी अच्छा फोकस है कि पैसा बनेगा, क्योंकि मार्केट में पैसा आता रहेगा, मार्केट में पैसा कंटिन्यू करेगा। और जो कंपनियां सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही हैं, स्पेशली लार्ज कैप कंपनीज, उनकी वैल्यू री रेटिंग होनी चाहिए। तो ये कुछ एक सेक्टर्स जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जहाँ पर कि ग्रीन पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है। आई वुड रिक्वेस्ट माई पीसीआर टीम की एक बार दोबारा से वो दिखा दें कि कहाँ कहाँ पर जो ग्रीन पोर्टफोलियो जो सर की कंपनी है उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। 5G कम्युनिकेशन, डिफेंस, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, फार्मा, पैकेजिंग। और सर ने ज़्यादातर जो सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में थीम्स भी बताएं कि क्यों इनमें इन्वेस्टमेंट है। सर मैं इनमें 2-3 थीम्स पर और थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, लाइक ऑटो एंड फार्मा, जहाँ पर कि हमने देखा कि ऑटो सेक्टर इंडिया का एक लाइफलाइन सेक्टर रहा है पिछले कई डेकेड से, क्योंकि हमने देखा कि कार्स को लेकर एक जो आम आदमी है उसमें एक धारणा आई कि जितनी लग्जरी कार वो सड़क पर लेकर चलेगा उतना ही उसकी एक शान दिखेगी। एक समय होता था कि लोग घर में ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, घर में अब भी करते हैं, लग्जरियस घर भी बनते हैं, लेकिन कार को लेकर ज़्यादा एक फोकस हो गया। ये सर कितना साइकोलॉजिकल सेक्टर है या ये एक फंडामेंटली आपको कितना स्ट्रॉन्ग सेक्टर लगता है? और इसमें ऑटो में ज़्यादा मौके हैं या ऑटो एंसिलरी में? और दूसरा कि टैरिफ का कोई डर तो नहीं है इनमें? देखिए, हमें ऑटो और ऑटो एंसिलरी दोनों में मौके दिखते हैं, बट वैल्यूएशन वाइज हमें ऑटो एंसिलरी, क्योंकि हम ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, हम ऑटो एंसिलरी काफ़ी अच्छे लगते हैं। काफ़ी चीज़ें बहुत सस्ती रहे हो गई पिछले कुछ महीनों में, तो वहाँ पे निवेश के काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ हमें दिखती हैं। हमें पिछले कुछ 1-2 महीने में वहाँ पे अच्छी एक रैली सी भी दिखी है। तो हमें ऐसा लगता है वहाँ पे निवेश के काफ़ी अच्छे मौके हैं। जिस तरीके से हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन है, एक हम एस्पिरेशनल मिडिल क्लास पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हमारी इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो वहाँ एक एस्पिरेशन है। हमारा पेनिट्रेशन जो है ऑटोमोबाइल का अभी भी काफ़ी कम है। जिस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस रहा, जिस तरीके से ईज ऑफ लेंडिंग रही, इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ रहे हैं, तो ऑटो एज अ सेक्टर ओवरऑल, इन नॉट ओनली टू व्हीलर फोर व्हीलर बट इवन कमर्शियल, तो हमें ओवरऑल काफी अच्छा लगता है। ऑटो एंसिलरी के ऊपर फोकस डेफिनेटली बरकरार रहेगा। जिस तरीके का ट्रैफिक है, वियर एंड टियर होता है ऑटोमोबाइल में, तो ऑटो कंपोनेंट्स डेफिनेटली इन एक थीम रहेगी और वहाँ पे पैसा काफी अच्छा बन सकता है इस लेवल से। फार्मा अगेन, देखिए फार्मा में भी काफी डिसरप्शन रही कोविड में। इन्होंने ग्रोथ करी, फिर उसके बाद काफी स्टॉकअप हो गया, उसके बाद वहां पे कुछ एक करेक्शन देखी गई, देन फिर फार्मा ने फिर से अच्छा किया। तो देखिए फार्मा भी हम पर्सनली बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे मार्जिन्स बहुत अच्छे होते हैं आपके, आप कम केपेक्स में काफी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, और वो ग्रोथ दिख भी रही है। हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रही है। जो जिस तरह का अवेयरनेस हेल्थ की तरफ फर्दर बढ़ रहा है, जिस तरीके की स्पेंडिंग, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ही काफी इंप्रूव कर रहा है। इसके अलावा हमने देखा है कि हम चाइना से एपीआई क्या बिजनेस इंडिया में ले पा रहे हैं, प्लस हम यहाँ से जेनरिक दवाइयों का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना से ले पा रहे हैं। तो हमारा वहाँ पे हमारा खुद का भी इंडिया का एज अ कंट्री काफी अच्छा मार्केट शेयर है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ना केवल एक्सपोर्ट्स बट डोमेस्टिक कंजम्पशन भी काफी अच्छी रहेगी फार्मा सेक्टर की, और वहाँ पे अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से नीचे वैल्यूएशन में काफी स्टॉक्स मिल रहे हैं।
तो वहाँ पे भी डेफिनेटली हमारे निवेश हैं, और हमें लगता है कि यहाँ से वैल्यूएशन मल्टीप्लाई कर सकती है आने वाले 2-3 सालों में। ठीक है, तो फार्मा में अच्छे मौके हैं, और सर ने बताया ऑटो एंसिलरी और ऑटो में काफ़ी अच्छे मौके हैं सर। आईटी सेक्टर सर, अब नेक्स्ट वीक से वहाँ पर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट सीज़न स्टार्ट हो रहा है टीसीएस के नतीजों से, जहाँ पर कि 10 जुलाई से रिजल्ट्स होंगे। हालांकि मैं एक बार एक्सपेक्टेशंस दिखा देता हूँ कि आईटी सेक्टर से क्या एक्सपेक्टेशंस है। हमने ये सारे एस्टीमेट्स मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च रिपोर्ट से लिए हैं। तो यहाँ पर टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, यहाँ पर फ्लैटिश सेल्स ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। प्रॉफिट में इन्फोसिस, एचसीएल में तो डी ग्रोथ दिखने को मिलेगी, लेकिन मार्जिनल है। और टीसीएस में हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ आती हुई दिखाई दे। मार्जिन्स में कोई खास चेंज नहीं है सभी लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ के। विप्रो ने ऑलरेडी अपनी गाइडेंस जो थी वो नेगेटिव साइड पर दी थी, तो उनके रिजल्ट्स भी नेगेटिव साइड पर रहेंगे। हालांकि मार्जिन्स हो सकता है कि थोड़ा इंप्रूव हो जाए। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पर रिजल्ट्स थोड़े ठीक हैं। उसमें भी कोफोर्ज और परसिस्टेंट के रिजल्ट्स थोड़े से बेटर आ सकते हैं। सर, अगर मैं लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप आईटी की बात करूं, और कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स कि एआई को भी प्रेशर, एआई का भी प्रेशर झेल रहे हैं ये सारी आईटी कंपनीज, दूसरा कि टैरिफ का भी प्रेशर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बीएफएसआई सेक्टर, हर सेक्टर से इनके रेवेन्यूज़ आते हैं, और हर एक में एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। अभी पीछे इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलकानी साहब का एक स्टेटमेंट भी आया था कि इससे ज़्यादा अनसर्टेनिटी उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। सर, इस अनसर्टेनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए आईटी कंपनियों में इन्वेस्ट करके, या अभी यहाँ से दूर रहना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच ही रहेगा। हम पिछले कुछ क्वार्टर से आईटी से दूर ही हैं, और हमें ऐसा कॉन्टिन्यूसली ऐसा लग रहा है कि अभी दूर ही रहना चाहिए। जिस तरीके की ग्लोबल अनसर्टनिटी है, रीअलाइनमेंट है, हमें ऐसा लगता है कि यूएस में भी जो काफी जो स्पेंडिंग होती है आईटी की, जो काफी एक मेजर कस्टमर है हमारी मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज के, तो वहां पे स्पेंडिंग कट रहेंगे। इवन फेडरल लेवल पे भी स्पेंडिंग कट रहेंगे। मार्जिन्स पे डेफिनेटली एक इम्पैक्ट रहेगा। जो आईटी में अगर आप एम्प्लॉयज के ऊपर भी देखें तो काफी प्रेशर है इस पॉइंट इन टाइम पे। और जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में जो ग्रोथ थी वो वैनिश हो गई है। इवन अगर आप देखेंगे स्टार्टअप के ऊपर जो एक एक तरह से फ्री का पैसा था, और जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करता था कि आप ग्रोथ करिए, वो भी और आईटी के थ्रू वो अपने बिजनेसेस डेवलप कर रहे थे, वहां पे भी एक रुझान नेगेटिव है। तो हमें ऐसा लगता है कि ओवरऑल ये सेक्टर अभी के लिए अवॉइड है। यहाँ पे वेट एंड वॉच रहेगा, क्योंकि काफी सारी डिसरप्शंस भी आ रही हैं इस सेक्टर में। और ये देखना रहेगा कि कौन सी कंपनीज उसमें उभर के आती हैं। तो इस डिसरप्शन के टाइम में अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनने वाला। तो इस डिस्क्रिप्शन में आईटी कंपनीज में अभी ज़्यादा पैसा नहीं बनने वाला। सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू। अगर वैसे तो आई नो कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स जनरली अपनी कोई कंपनीज रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन अगर कुछ कंपनीज जो आपने हाल फिलहाल में ऐड की हो, इफ़ यू वांट टू मेंशन द नेम देन इट्स ओके। अगर आप नहीं करना चाहते वो भी कोई चलेगा, जो आपने अपने पोर्टफोलियो में हाल फिलहाल में ऐड की हो। देखिए, मैं आप कंपनीज के नाम नहीं ले पाऊंगा, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि कुछ अच्छे आप ये देखिए कि एक फिल्टर लगाइए कि जो कंपनियां 1,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कमा रही हैं, और बड़ी कंपनीज हैं और कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही हैं, और वो एक सस्ते वैल्यूएशंस पे अगर अवेलेबल हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर म्यूचुअल फंड में पैसा कंटिन्यू कर रहा है और लिमिटेड नंबर ऑफ बड़ी कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में, तो ये कंपनीज यहाँ से री रेट हो जाएंगी। तो आप ऐसे करके अगर अपनी एक फिल्टर लगा के अगर डीप डाइव करें, तो आपको काफी अच्छा एक लो हैंगिंग एक निवेश का एक सोर्स मिल जाएगा। तो हम लार्ज कैप्स के कुछ स्टॉक्स में काफी बुलिश हैं इस पॉइंट इन टाइम पे, और वहां पे आप डेफिनेटली एक अपना जरिया बना सकते हैं कि सोर्स बना सकते हैं फॉर सर्चिंग स्टॉक्स। श्योर सर, नो प्रॉब्लम।
तो कुछ एक लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप स्मॉल कैप में जहां पर आपको वैल्यूएशन इनफैक्ट अट्रैक्टिव लगती है, सर ने फिल्टर आउट करके दे दिया है कि अगर जो कंपनियां 1000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा बनाती हैं तो आप उन पर फोकस करें विद द गुड वैल्यूएशन, तो आपको ज़्यादा पैसा बनेगा इन द लॉन्गर रन। और शॉर्ट टर्म में आपको अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ सकता है इन द मार्केट्स एंड इन सम सेक्टर्स, तो आपको थोड़ा सा ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है दिव्यम सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, थैंक यू सर। तो ये थे दिवम जी जिन्होंने कि बताया कि किस तरह से हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनानी है और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि ध्यान में रखने हैं जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कंपनियां ढूंढते हैं, और किस तरह से आपको कंपनियां फिल्टर करनी है कि एक कंपनी चुननी है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से या आईटी सेक्टर से या किसी भी सेक्टर से, ऑटो सेक्टर से, तो जहां पर कि एक कंपनी 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको फिल्टर आउट करना है। फिर उसमें क्या फिल्टर करना है कि वैल्यूएशन किसकी अच्छी है, फिर थोड़ा बहुत पढ़ के कि आउटलुक ठीक है या नहीं है वो देखते हुए फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक तरीका है आपकी रिसर्च शुरू करने का और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने का। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।